नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। कोरोना महामारी को लेकर खरी बात के कार्यक्रम आमने सामने में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत श्री सीताराम कुशवाहा जी से, जो झांसी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार बने रहने के कारण प्रदेश में सत्ता के दौरान ही बहुजन समाज पार्टी ने बुंदेलखंड की राजधानी कहे जाने वाले झांसी की सदर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी और मामूली वोटों से चुनाव हारे और तभी से सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। आइए मिलते हैं सीताराम कुशवाहा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका खरी बात चैनल में। धन्यवाद। हम आपसे कुछ कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, जो कि जनमानस के सवाल हैं और वो हमारे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली जो लहर थी वो काफ़ी भयावह नहीं थी, लेकिन जो दूसरी लहर आई है कोरोना की इस बार, वो बहुत ज़्यादा भयावह है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारा ये कहना है कि पहली लहर में तो लोगों ने व्यवस्था कर ली थी, लेकिन जो दूसरी लहर है ये काफ़ी भयानक है। परिवार के परिवार लोग इस लहर में मारे गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। अच्छा, और जो सरकार ने दावा किया था व्यवस्था का, वो व्यवस्था समुचित रूप से नहीं करा पाए। हमारे यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि उनको प्रभार ये जब दिया जाता जिलों का कि वो जहाँ के वहाँ की व्यवस्था देखें, लेकिन वो फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद नाराज रहे। यहाँ लोग परेशान रहे, दवाइयाँ नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, पलंग नहीं मिले। तो इस वजह से हमारा ये कहना है कि सरकार ने कदम तो उठाए, मुख्यमंत्री जी प्रयास तो कर रहे, प्रधानमंत्री जी प्रयास तो कर रहे, लेकिन यहाँ का जो निचला स्तर है उसने उस हिसाब से शासन और प्रशासन ने, इसलिए लोग हम देखते रहे कि चिल्ला रहे, मर रहे हैं, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रेमडेसिमीटर की कालाबाजारी हो रही। तो ये सब चीज़ों से आदमी बहुत परेशान हुआ और इसमें पिछली लहर के बजाय दूसरी लहर में काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सरकार इसमें, आज मुख्यमंत्री जी चूँकि झांसी आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से, चूँकि ये चौथा स्तंभ है जनता के बीच का, और जो आप लोग कहते हैं उसको सरकार को अधिकतर मानना पड़ता है, तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करें कि जैसे झांसी में सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 15 से 18 वेंटिलेटर धूल खा रहे, उनको ठीक नहीं करा सके। यहाँ MRI मशीन नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। मेडिकल में भी सापा सरकार ने 500 बेड का अस्पताल बना दिया था, लेकिन उसको आज भी चालू करने की वो नहीं है। तो हमारा यही निवेदन है कि दूसरी लहर में काफ़ी नुकसान हुआ, दवाइयाँ नहीं मिल रही। अब चूँकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जब कोरोना का थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो हमारा निवेदन है कि आप उन लोगों से बात करें कि इसकी पूरी व्यवस्था कराएं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, उनको रखाएं। यहाँ जो 3-4 डॉक्टर नहीं है, उनको सिविल हॉस्पिटल में इनकी व्यवस्था करें, दवाइयों की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, ताकि लोग काल के गाल में ना जाएं। सीताराम जी, जब पहली लहर आई थी तब हम जानते हैं कि 2 समस्याएं थी जो बहुत ही मुख्य रूप से सामने आ रही थी। पहली थी कि प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाना, उनका इंतजाम करना, और दूसरी थी कि हमें जो हमारे मरीज हैं उनकी जांच कराना, उन्हें उपचार देना। लेकिन इस बार दूसरी लहर में प्रवासी मजदूरों की इतनी समस्या नहीं रही। तो मेन समस्या थी लोगों को उपचार पहुंचाना, उनकी जांच कराना। फिर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आई। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा ये कहना है कि दूसरी लहर में भी प्रवासी मजदूर आए, लेकिन जो पहली लहर में आए प्रवासी मजदूरों को ये आइडिया नहीं था। चूँकि दूसरी लहर में वो आए, अपने गांव तक पहुंच गए, और उसका कारण प्रवासी मजदूरों का इसलिए नहीं कि ये पंचायत के चुनाव हो रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी थे, 4 चुनाव हो रहे थे, जिसमें प्रत्याशियों ने उन प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था की, उन्हें लाए,
इसलिए वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं बने प्रवासी मजदूर, और वो प्रत्याशी लोग अपने वाहन से, अपने साधन से उन्हें अपने अपने गांव तक ले गए। और जो लोग, कुछ ट्रेनें चल रही थी, जो शहर के लोग थे वो अपने शहरों में आ गए। तो ये स्थिति, लेकिन दूसरी लहर में आज जो भयानक स्थिति हुई है उसका एक कारण पंचायत चुनाव भी है। देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसको वो कारण है। हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव हुए, हमने देखा है कि जो लोग झांसी से, चाहे वो मास्टर हों या वो कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, वो क्षेत्र में, देहात में गया और उनसे आपस में जब आमना सामना हुआ, क्योंकि इसी तरह से टेबल होती है, यहाँ काम करना पड़ता है कर्मचारी को, तो कई लोग तो, एक दतिया गेट बाहर की साहू थी, वो तो अपनी सीट पे उसी दिन, चुनाव वाले दिन वहीं वो गुजर गई थी, उसका स्वर्गवास हो गया था। ऐसे कितने ही लोग हैं, आज पेपर में हैं कि यहाँ 1,500 लोग हमारे झांसी में मारे गए कोरोना के कारण। लेकिन शासन और प्रशासन 500 लोगों को 511 लोग बता रहा। तो इसका मुख्य कारण ये चुनाव है, हमारा कुंभ है हमारा, जो पिछली पहली लहर में, जो फरवरी में 25 से 28 फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, विरोधियों ने उसका विरोध किया था कि भाई ये दिसंबर से हमारे यहाँ कोरोना का आना शुरू हो गया और आप हवाई यात्राओं पे वहाँ भी लोगों को जांच कराएं, तब आने दें, ट्रेन से तब आने दें। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी थी, क्योंकि उस समय भी इन्हें चुनाव दिख रहा था और अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिख रहे थे। वो आए और वो जहाँ जहाँ गए, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, पेपर में था, आपकी मीडिया कह रही थी कि वो सबसे पहले गुजरात गए, फिर महाराष्ट्र गए, फिर आपके आगरा आए, आगरा से दिल्ली गए, और वहाँ जहाँ जहाँ वो गए और जहाँ जहाँ उनके लोग, केरल में, चूँकि वो लोग ईसाई और क्रिश्चियन हैं, केरल गए तो सबसे ज़्यादा पहली लहर वहीं चली। और दूसरी बार, इस बार जो ये 5 राज्यों के चुनाव थे, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव थे, उसी का कारण है कि ये ज़्यादा मरीजों तक ये बीमारी फैली, ज़्यादा लोगों तक बीमारी। अभी 4 दिन पहले पेपर में था कि देहात की स्थिति ये है, सरकार, शासन, प्रशासन भले ही छिपाए, लेकिन गांव में हर 4 और 5 घर में से 2 आदमी बीमार हैं, आज भी ये लक्षण हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कारण सरकार की कमजोरी रही। तो सरकार को चुनाव दिख रहा था, ये नहीं होता तो शायद मैं समझता हूँ कि ये दूसरी लहर इतनी भयानक नहीं होती और इतने लोग काल के गाल में नहीं समाते। ये मेरा कहना है। सीताराम जी, जैसे हम जानते हैं कि आपने झांसी क्षेत्र की विधानसभा का इतना बड़ा चुनाव लड़ा, तो लोग भी आपको काफ़ी जानते हैं, आपकी काफ़ी लोकप्रियता रही है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों ने आपसे मिलने का प्रयास किया होगा, आपसे बात करने का प्रयास किया होगा और मदद लेने की भी मांग की होगी। तो ऐसे में आपने अपने लोगों की कैसे मदद की, आप कैसे आगे आए? ऐसा है कि पहली लहर जब आई थी तो मेरे बच्चे और मेरी टीम के जो लोग हैं, हम लोगों ने उस समय 1 हफ्ते खाना बांटा था बसों पर जाकर। वो वहाँ सिमरदा के पास वो शिवानी होटल है, वहाँ जाकर, दिगारा के पास जाकर, आपके का को भगवंतपुरा के पास जाकर, जहाँ जहाँ, और पानी के पाउच बंटवाए थे, खाना बांटा था 1 हफ्ते पूरे। जब प्रशासन ने हम लोगों को रोका कि आप लोग इस तरह से खाना नहीं बांटेंगे, आप यहाँ, आरएसएस वालों ने कहा कि आप खाना यहाँ भिजवाएं, तो हमने कहा नहीं, हम पब्लिक को बांटेंगे। उसके बाद ये हुआ कि जो लोग गरीब लोग थे, यहाँ 2 महिलाएं विधवा हैं, उन लोगों को मैंने 1100 रुपये दिए थे, क्योंकि विवाह घर के काम हो गए थे तो बंद। तो हमारे जो वेटर हैं 14 लोग, उन 14 वेटरों को मैंने 1100 का खाना उनके घर भिजवाया था। 4 बाइयाँ हैं और हमारे कर्मचारी हैं, उन लोगों को 1-1 बोरी अनाज और खाना पिछली बार दिया था। और इस बार फिर मैंने उन्हीं को, अभी 2 लोग वहाँ से आ गए थे कांसीराम कॉलोनी से, तो उन लोगों को मैंने 500 का सामान दिलाया, आटा, दाल, चावल। अच्छा, और 1-2 विडो महिलाएं हैं जिनके पति भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, उन लोगों को 1-1 बोरी अनाज। मैंने अपने कर्मचारियों को 1-1 बोरी अनाज, चूँकि मेरे घर गेहूँ होता है, तो उन लोगों को 1-1 बोरी अनाज। और जो आर्थिक रूप से मदद, सब्जी अब्जी भी होती है, जो आर्थिक रूप से इस दूसरी लहर में मैंने उन लोगों की।
सीताराम जी, जैसे हम जानते हैं कि अभी ये केंद्र में भी भाजपा सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, तो फिर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने परेशानियां उठाई हैं। सब कुछ हुआ है, वेंटिलेटर नहीं मिले, ब्लैक मार्केटिंग हुई, बहुत कुछ हुआ कि मतलब लोग परेशान हुए, मदद भी हुई। तो लेकिन वो अपनी व्यवस्थाओं में सफल रहे हों, विफल रहे हों। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसका उस पर कोई असर पड़ सकता है? हाँ, देखिए ऐसा है, पहले ये है कि इस दो कोरोना की लहर में एक दूसरा क्या है कि कोई किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, लेकिन उसका मुखिया, उसके जो अधीनस्थ लोग हैं नंबर 2 के, सबसे पहले तो उन्हें संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आज किसान 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे, किसान विरोधी कानून के खिलाफ। आप मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लग रहा, किसान से वहाँ आप सामान खरीद रहे, और अंदर टैक्स लग रहा, तो मंडी में किसान क्यों जाएगा? जब बाहर उसको पैसा नहीं देना पड़ रहा, टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो मंडी में ना जाके बाहर बेच रहा। और उसका ये कारण हुआ कि हमारे मौठ, चिरगांव और अगल बगल के क्षेत्रों से आदमी 10-10, 12-12 करोड़ के माल लेकर गायब हो गए थे। 6 महीने पहले इसी जनवरी फरवरी में लोग फर्रुखाबाद और फैजाबाद से उन व्यापारियों को करते क्या हैं, ये जो बाहर टैक्स नहीं ले रहे, इनने किसानों का माल खरीद लिया, उनको पैसा दे दिया, 2-4 दिन पैसा दिया, आज 10 रुपये का ख़रीदा, कल 15 रुपये का ख़रीदा, फिर 20 रुपये का ख़रीदा। उसके बाद ये हुआ कि जब इनने करोड़ों की तादाद में माल खरीदा और माल खरीदने के बाद चेक दे दिए और चेक बाउंस हो गए, ये गायब हो गए, तो लोग ढूंढते ढांढते 2 लोगों को तो फर्रुखाबाद फैजाबाद से पकड़ के लाए। तो इसमें ये है कि किसान परेशान हुआ। आज आप ये देख रहे कि हमारे किसान से, चाहे वो अलसी हो, चाहे राई हो, चाहे तिलहन दलहन हो, कोई भी चीज़ 60 रुपये से ज़्यादा नहीं खरीदी, 35 से लेके 60। मूंगफली पिछली बार इतनी सस्ती बिकी और इस बार भी मूंगफली, लेकिन आपने देखा होगा कि आज तेल 250 रुपये लीटर हो गया। दालें, कोई भी दाल 100 रुपये से कम नहीं है, चना की दाल छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें लोगों के, जो गरीब लोग हैं, उन पर असर पड़ रहा, और इसका भले ही, क्योंकि जो जैसे आप मीडिया हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे इसका विरोध करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, भैया के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मैं कहूँगा तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जो कहा। तो ये आप खुद देख रहे हैं, चूँकि आप लोग ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो किसानों की मांगें नहीं मानी गई और ये सब हुआ। तो इससे आम जनता चुप रूप से इतनी परेशान है, इतनी नाराज़ है। सन 2014 के पहले जब $77 का एक बैरल कच्चा तेल था, एक बैरल, तब कांग्रेस सरकार 42 रुपया डीजल बेच रही थी, उन्होंने 450 रुपया पेट्रोल बेच रही थी। तब ये सड़कों पर, उस समय मुझे ध्यान है, राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम 20 रुपये में गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो ये कैसे खिला लेते हैं, ये लल्लू है। आज स्थिति ये है कि 65 और 70 रुपया पर बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल नहीं है, लेकिन आज पेट्रोल के रेट 100 रुपया, डीजल के रेट 89 और 90 रुपया। तो ये सारी चीज़ें गरीबों के हित में नहीं जा रही हैं और जनता बहुत परेशान है, कह नहीं रही है, लेकिन अंदरूनी उसका विरोध है कि समय आएगा हम। दूसरा क्या है कि ये लोग इतना, आज आप ये देखिए, ये चूँकि कोरोना से मामला है, चुनाव से नहीं है, लेकिन हम एक बात बीच में ये कहेंगे कि ये जो बैलेट पेपर से चुनाव हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, भाजपा कौन सा बोर्ड गठित कर पाई, कौन सी जिला पंचायत का बोर्ड गठित कर पाई। लेकिन आज आप सांसद हैं भाजपा का, चारों विधायक भाजपा के, पूरे बुंदेलखंड में 19 के 19 विधायक भाजपा के, लेकिन कोई भी जिला पंचायत की सीट नहीं जीत पाए, मतलब बोर्ड नहीं बना पाए। यहाँ 24 सीटों में से 8 सीटें जिता पाए, एक ज़बरदस्ती छिना ली, 9 सीटों का आंकड़ा है इनका। और जय, अगर जो लोगों का कहना है कि अगर यही चुनाव
मशीनों से होता तो ये 20 सीटें जीतते और इनके सारे बोर्ड गठन होते। तो हमारा ये है कि आम जनता में अंदर से आक्रोश है। यहाँ जो जनता मरी है कोरोना में, घर के घर बर्बाद हो गए। समय आएगा आप देखना कि लोग इतना विरोध करेंगे भाजपा का। और दूसरा सबसे बड़ा कि ये लोग आज यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद जी को तो आप देख लेते, विधायक किसी भी क्षेत्र में, किसी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ये लोग, मैंने उनको तो ज़रूर सुना, राजीव सिंह पारीछा को, कि एक आध दो जगह वो मेडिकल में गए, लेकिन और ये 3 विधायक हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि ये कहाँ गए। केवल अपनी पार्टियों के लोगों के बीच बातें करते रहते, ये सब करते रहते। इसीलिए लोगों में आक्रोश है। आने वाला कल भाजपा का अच्छा नहीं। सीताराम जी, कोरोना महामारी से बचाव के लिए आप मीडिया से और जनता से और अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपेक्षा ये है मीडिया से कि मैं फिर पुनः वही बात कह रहे कि मीडिया शासन और प्रशासन से ये मांग करे कि यहाँ जो वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं उनको ठीक कराया जाए, जो ऑक्सीजन की कमी है उनको ठीक किया जाए, जो सिविल हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर नहीं हैं 4 और यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। और अभी ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी आई है उसको हम 15 दिन से देख रहे हैं कि उनके पास केवल 50, वो कहते हैं कि हमारे पास इंजेक्शन है। तो हमारा ये है कि सरकार तुम्हारी, विधायक तुम्हारे, सांसद तुम्हारे, तुम कंपनी से वो इंजेक्शन क्यों नहीं मंगा रहे? रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, जिनके नाम हैं, जिनको जे सलिल पटेल जो आपके यहाँ मतलब सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इन्हें हर जांच दे दी जाती है, जबकि इन्हें मालूम है कि कालाबाजारी कौन कर रहा, लेकिन जांच और वो उसके कचड़े की पेटी में डाल दी जाती है। तो हमारा ये है कि मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जो दवाइयाँ नहीं मिल रही उनकी व्यवस्था हो, सिविल हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर, अभी मिलिट्री वालों ने नए वेंटिलेटर तैयार किए, जो सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाक छान रहे, उनको ठीक कराया जाए। और आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि मायावती के टाइम में, मायावती राज में कुछ बसें महामाया के नाम से बसें और वो चलाई गई थी सेवा के लिए, एम्बुलेंस वगैरह। आप देखिए कि 15 जो धूल खा रहे हैं, अरे भाई नाम बदल के तुम चला दी थी। करोड़ों रुपया तो डीएम साहब कह रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, सीएम साहब के सामने खड़ी हैं वो बसें, वो एम्बुलेंस, आखिर उनको क्यों ठीक नहीं? तो हमारा ये है कि उनको ठीक कराया जाए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएँ, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। और गाँव में सघन, कागजों में नहीं होना चाहिए काम, धरातल पर काम हो। गांव में जो हर गांव में 4 में से हर घर में 4 घर में से 2 आदमी बीमार हैं, उनकी चेकिंग हो, उन्हें दवाई उपलब्ध कराई जाए, उन्हें ये किटें उपलब्ध कराई जाए। ये मेरी मांग है सरकार से और शासन प्रशासन से। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में खरी बात भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच आया और लोगों का सपोर्ट करने की कोशिश की, उन्हें प्लाज्मा, वेंटिलेटर, बेड्स, इन सब की भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? हमारा विचार ये है कि खरी बात के माध्यम से मैंने पेपर में देखा कि खरी बात के जो भी सदस्य हैं वो लोग काफ़ी प्रयास करते रहे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे और लोगों से कहते रहे कि प्लाज्मा देने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 50 साल तक का लड़का, 50 साल तक का व्यक्ति अगर वो कोरोना से पीड़ित था, वो ठीक हो गया, वो प्लाज्मा देता है तो उससे रक्त साफ हो जाता है, उससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। और काफ़ी लोग, तो खरी बात की मैं बार बार सराहना करता हूँ कि खरी बात ने जो प्रयास किया है और जिससे तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ बची हैं, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि वो इसी तरह का प्रयास करते रहें ताकि जनता में और लोगों की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँच सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सीताराम कुशवाहा जी का, जिन्होंने लोगों के बीच आकर उनकी इतनी बड़ी महामारी में भी बहुत ज़्यादा मदद की और लोगों को बचाया और उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई। हमारे कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ थे झांसी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से झांसी सदर विधानसभा चुनाव में 2 बार प्रत्याशी रहे सीताराम कुशवाहा जी। हमारे प्रश्नों के जवाब में उनका कहना था
कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की असफलता और दिन दूनी रात चौगनी महंगाई बढ़ने से जनता में बहुत आक्रोश है। सरकार को धरातल पर कार्य करना चाहिए, कागजों में नहीं। उनका आरोप है कि सरकार कानून का और कार्यवाही का डर दिखाकर विरोध करने वालों को चुप कराना चाहती है, जबकि जनता कोरोना महामारी, महंगाई और बदइंतजामी से कराह रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों और इंजेक्शनों की कालाबाजारी और प्रभारी मंत्री सहित निचले स्तर के नेताओं व अधिकारियों की लापरवाही से कोरोना महामारी में आम जन लुट गया है। हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, जो सरकारी मशीनरी द्वारा आंकड़ों में बाजीगरी करके छिपाई जा रही है। उनका कहना है कि किसान को अभी भी अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, जबकि बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घट रही हैं, जबकि सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती ही जा रही है। उनका कहना है कि ईवीएम मशीनों से होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जबकि हाल में बैलेट पेपर से हुए पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है। खरी बात चैनल द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों की बड़े स्तर पर मदद करने पर उन्होंने प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं भी दी। आमने सामने में आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, हमें वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज खरी बात न्यूज पर जाकर हमें फॉलो भी करें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। जल्द ही आपसे मिलते हैं झांसी जिले की किसी ऐसी ही बड़ी शख्सियत के साथ। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ।